दोस्तों, दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों की तारीफ करती है जो चमकते हैं, लेकिन असली ताकत उन लोगों में होती है जो शांति से अपने तरीके से बिना शोर मचाए इतिहास रच देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कुछ सबसे कामयाब सीईओज ने एमबीए नहीं किया, ना ही सीएनबीसी पर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी, बल्कि ये लोग चुपचाप साधारण दिखने वाले आउटसाइडर्स थे जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को करोड़ों का फायदा पहुंचाया, तो क्या आप मानेंगे? आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 8 बिजनेस लीजेंड्स की जिनके पास ना एमबीए था, ना मीडिया में फेम था और ना ही किसी फैंसी मैनेजमेंट स्टाइल की किताब, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने फैसलों से अपनी कंपनियों को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये थे द आउटसाइडर्स, वो लोग जो भीड़ के साथ नहीं चले बल्कि अपनी अलग राह बनाई। और यहीं से शुरू होती है एक क्रांतिकारी सोच की कहानी जो आपको सिखाएगी कैसे बिना पब्लिसिटी के भी गेम चेंज किया जा सकता है, कैसे कैपिटल का सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी बदल सकता है और कैसे बड़े बड़े सीईओ भी इन गुमनाम जीनियसों से सीख सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर निवेश के जरिए बड़ा बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिजनेस की भगवद गीता जैसी है। लेकिन सावधान, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को झकझोर सकती है, आपके कंफर्ट जोन को तोड़ सकती है और आपको खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर कर सकती है, क्या मैं भी एक आउटसाइडर बन सकता हूं? इसलिए रुकना मत, वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि हम एक एक सीईओ की कहानी, उनकी सोच, उनकी रणनीतियां और उनके फायदे आपको इस तरह समझाने वाले हैं कि आप भी कह उठेंगे, अब मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, स्मार्टली काम करूंगा। अब बस एक चीज बाकी है, रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं बिजनेस की दुनिया के सबसे अनसुने लेकिन सबसे असरदार दिमागों के अंदर। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं चैप्टर 1, टॉम मर्फी, द हम्बल जीनियस बिहाइंड कैपिटल सिटीज। जिन्हें दुनिया नहीं जानती वो अक्सर दुनिया को बदल देते हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है टॉम मर्फी से, एक ऐसा इंसान जो टीवी बिजनेस की दुनिया में क्रांति ले आया, लेकिन इतनी शांति से कि ज्यादातर लोग आज भी उन्हें नहीं जानते। मर्फी ने एक छोटी सी कंपनी कैपिटल सिटीज को इतने स्मार्ट और अनुशासित तरीके से चलाया कि आगे चलकर इसी कंपनी ने एबीसी जैसे बड़े मीडिया नेटवर्क को खरीद लिया। हां, आपने सही सुना, एक छोटी कंपनी ने एक बड़ी कंपनी को खरीद लिया। मर्फी की सोच ट्रेडिशनल से बिल्कुल अलग। मर्फी वो सीईओ थे जो ग्लैमर से दूर रहते थे, मीडिया से बचते थे और पब्लिक शो ऑफ से कोसों दूर थे। लेकिन जब बात आती थी कंपनी के पैसे को सही जगह लगाने की, तो उनका दिमाग उस्तादों जैसा चलता था। उनके 2 खास नियम, नंबर 1, स्पेंड कम करो, रिटर्न ज्यादा निकालो। उन्होंने हमेशा गैर जरूरी खर्चों से बचा और हर फैसले को शेयर होल्डर के फायदे के नजरिए से देखा। नंबर 2, डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। उन्होंने अपने टीम के लोगों को जिम्मेदारी दी और इंटरफियर नहीं किया। रिजल्ट, ओनरशिप और एफिशिएंसी दोनों बढ़ी। कैपिटल एलोकेशन में महारत। मर्फी का जादू उनकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी में छिपा था। वे नए इक्विपमेंट या ब्रांच खोलने से पहले सोचते थे कि क्या यह निवेश असल में फायदा देगा। उन्होंने कभी सिर्फ इसलिए पैसा खर्च नहीं किया क्योंकि हर कोई कर रहा है। अगर उन्हें लगता था कि अपने ही शेयर बायबैक करना बेहतर है तो वो किया। उनकी ये रैशनल और अनइमोशनल थिंकिंग ही थी जिसने कैपिटल सिटीज को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। डिज्नी डील, मर्फी का मास्टर स्ट्रोक। 1985 में टॉम मर्फी की कैपिटल सिटीज ने एबीसी, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को $3.5 बिलियन में खरीदा। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक मैसेज था। छोटे दिखने वाले लोग भी बड़े फैसले ले सकते हैं अगर सोच सही हो। इस डील ने मर्फी को मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसी जगह दिलाई जहां आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। इस अध्याय से मिलने वाली जीवन की 3 बड़ी सीख। नंबर 1, लो प्रोफाइल होना कोई कमजोरी नहीं, वो आपकी ताकत हो सकती है। नंबर 2, सही जगह निवेश करना, यही असली स्मार्टनेस है। नंबर 3, नेतृत्व का मतलब माइक्रो मैनेज करना नहीं, भरोसा करना है। अगर एक छोटे शहर का शांत सीईओ दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी को खरीद सकता है, तो फिर हेनरी सिंगलटन ने क्या किया होगा, जो अपने शेयर इतने सस्ते में खरीदते गए
कि वॉल स्ट्रीट चौंक गया। अगला अध्याय, टेलीडाइन का जादूगर, सिंगलटन की चौंकाने वाली शेयर बायबैक स्ट्रेटजी। चैप्टर 2, हेनरी सिंगलटन, बायबैक का बादशाह, टेलीडाइन का जादूगर। जब दुनिया बाहर की तरफ देख रही थी, तब सिंगलटन भीतर झांक रहा था और वहीं उसने सफलता का रास्ता खोजा। अगर टॉम मर्फी ने पूंजी को संभालने का सीधा साधा तरीका अपनाया, तो हेनरी सिंगलटन ने उसे एक आर्ट फॉर्म बना दिया। सिंगलटन ने वॉल स्ट्रीट के दिमाग को ही उल्टा कर दिया। जहां सब लोग एक्विजिशन और एक्सपेंशन के पीछे भाग रहे थे, सिंगलटन ने कंपनी के अपने शेयर ही वापस खरीदने शुरू कर दिए और उसी से टेलीडाइन को एम्पायर बना दिया। टेलीडाइन की शुरुआत और सिंगलटन की सोच, 1960 के दशक में सिंगलटन ने एक इंजीनियरिंग कंपनी टेलीडाइन शुरू की। वो एक मैथ जीनियस थे, MIT और कैलटेक जैसे संस्थानों के टॉपर, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके सोचने के तरीके में थी। सिंगलटन ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन ग्रुप डिसीजंस, आई बिलीव इन बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप। वो CEO थे, पर सोचते थे जैसे एक रैशनल इन्वेस्टर। शेयर बायबैक, सिंगलटन का सुपर पावर। जब बाकी CEOs नए प्लांट और प्रोजेक्ट्स पर अरबों खर्च कर रहे थे, सिंगलटन ने वही पैसा अपने ही कंपनी के अंडर वैल्यूड शेयर्स को खरीदने में लगाया। मार्केट जब टेलीडाइन के शेयर को कम आंकता, सिंगलटन उसे मौका मानते और अग्रेसिवली बायबैक करते। रिजल्ट, कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स घटे, EPS अर्निंग्स पर शेयर बढ़ी, निवेशकों को जबरदस्त फायदा हुआ और टेलीडाइन का शेयर एक दशक में 1800% से ज्यादा बढ़ा। एक्विजिशन में भी स्ट्रेटजी मास्टर, सिंगलटन ने एक्विजिशन की भी एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कभी बिना सोचे समझे डील नहीं की। 1960 के दशक में 130 प्लस स्मार्ट एक्विजिशंस की, पर हर डील में डिसिप्लिन और विजन था। उन्होंने कभी फैशनेबल इंडस्ट्रीज को ब्लाइंड कॉपी नहीं किया, सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में घुसे जो लॉजिकल थे। मीडिया साइलेंस, हाई परफॉर्मेंस, जहां बाकी CEOs मीडिया इंटरव्यूज में हेडलाइन बनाते थे, सिंगलटन रेयरली प्रेस में आते थे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना दमदार था कि वॉरेन बफेट ने भी उन्हें अमेरिकाज बेस्ट बिजनेस मैनेजर कहा। सिंगलटन की सक्सेस का फॉर्मूला, क्वालिटी डिस्क्रिप्शन, विजनरी कैपिटल एलोकेशन, पैसा वहीं लगाया जहां मैक्सिमम रिटर्न था, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो भीड़ से अलग चलते थे, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस पेशेंस, मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार किया, शेयर होल्डर फोकस्ड, हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू को महत्व दिया। इस अध्याय से मिलने वाली 3 बड़ी सीख। नंबर 1, हर गिरावट में छिपा होता है एक मौका, अगर आप लॉजिक से सोचें तो। नंबर 2, जो भीड़ कर रही है वो जरूरी नहीं सही हो, बाहर की आवाजों से ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी समझ। नंबर 3, कैपिटल एलोकेशन एक कला है और इसे मास्टरी तक ले जाना ही CEO की असली परीक्षा है। हेनरी सिंगलटन ने वॉल स्ट्रीट को अपने फैसलों से चौंका दिया, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी CEO ने लॉस मेकिंग मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स बेचकर अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया हो? अगले अध्याय में जानिए बिल एंडर्स और जनरल डायनेमिक्स की चौंकाने वाली टर्न अराउंड स्टोरी, जहां साहस, लॉजिक और डिसिप्लिन ने कंपनी की किस्मत बदल दी। चैप्टर 3, बिल एंडर्स, द टर्न अराउंड टाइटन ऑफ जनरल डायनेमिक्स। जिसने चांद को करीब से देखा हो, उसके लिए घाटे में डूबी कंपनी को टर्न अराउंड करना क्या मुश्किल है। बिल एंडर्स सिर्फ एक CEO नहीं थे, वो एक नासा एस्ट्रोनॉट थे, अपोलो 8 के सदस्य और पहले इंसानों में से एक जिन्होंने चांद की कक्षा से पृथ्वी को देखा। पर जब उन्होंने 1990 में जनरल डायनेमिक्स की कमान संभाली, तब हालात बेहद खराब थे। कंपनी भारी घाटे में थी, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स घट रहे थे, ब्यूरोक्रेसी और इनएफिशिएंसी हावी थी। लेकिन एंडर्स ने न सिर्फ जनरल डायनेमिक्स को टर्न अराउंड किया, बल्कि उसे अमेरिका की सबसे लीन और एफिशिएंट डिफेंस कंपनी बना दिया। लीडरशिप के पहले ही कदम, शॉक थेरेपी। एंडर्स ने CEO बनते ही कुछ कड़े फैसले लिए। नंबर 1, नॉन कोर बिजनेस बेचे। कंपनी के जो डिवीजन डिफेंस से डायरेक्टली नहीं जुड़े थे, उन्हें बेच दिया गया। नंबर 2, एम्प्लॉइज की संख्या घटाई। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को तोड़ा, लेयर्स हटाई और केवल हाई परफॉर्मर्स को रिटेन्ड किया। नंबर 3, मैसिव कैश रिजर्व्स बनाए। डिवीजन बेचने से आए पैसों को बेकार प्रोजेक्ट्स में नहीं झोंका, बल्कि वो पैसा शेयर होल्डर्स को वापस किया। फ्रॉम लॉस टू लीडरशिप,
एंडर्स का टर्न अराउंड गेम प्लान। पहलू पहले बाद में एंडर्स के निर्णयों के बाद नेट इनकम घाटा, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी फोकस फैला हुआ, कोर डिफेंस एरियाज, कैपिटल यूज, कंफ्यूज्ड, स्ट्रेटेजिक बायबैक्स प्लस डिविडेंड्स, इन्वेस्टर ट्रस्ट लो हाई। वॉल स्ट्रीट ने नोटिस किया, उन्होंने दिखा दिया कि कभी कभी ग्रोथ नहीं, डिसिप्लिन जरूरी होता है। कैपिटल एलोकेशन की अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी, एंडर्स ने अपने डिसीजंस में पर्सनल ईगो को नहीं आने दिया। जो बिजनेस यूनिट घटा दे रही थी उसे भावुकता से नहीं, लॉजिक से देखा। उन्होंने कहा, कंपनी का मकसद एम्पायर बनाना नहीं, शेयर होल्डर को वैल्यू देना है। वैल्यूज और विजन। बिल एंडर्स का बैकग्राउंड टेक्निकल और डिसिप्लिन्ड था। वो इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट और पायलट रहे थे। इसीलिए उन्होंने जनरल डायनामिक्स में सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिनिमल ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रेटेजिक फोकस, शेयर होल्डर ओरिएंटेशन को लागू किया, जो डिफेंस इंडस्ट्री में रेयर था। इस अध्याय से 3 अनमोल सबक। नंबर 1, बड़ी समस्याओं से डरिए मत, उनसे निपटने के लिए रणनीति और साहस चाहिए। नंबर 2, खुद को साबित करने के लिए आपको हमेशा ग्रो करने की जरूरत नहीं, कभी कभी ट्रिम करना ही असली ग्रोथ है। नंबर 3, लंबी अवधि में वही लीडर टिकते हैं जो टफ डिसीजंस लेने का दम रखते हैं। जब बिल एंडर्स ने डूबती कंपनी को बचा लिया, तब अगला गेम शुरू हुआ। एक ऐसा सीईओ आया जिसने केबल टीवी की दुनिया में मोनोपोली बना दी और टैक्स लॉज को भी स्मार्टली ट्विस्ट किया। अगले चैप्टर में मिलिए जॉन मलोन से, जिनकी डील्स इतनी कॉम्प्लेक्स थीं कि वॉल स्ट्रीट के दिग्गज भी चकरा जाते थे। चैप्टर 4, जॉन मलोन, टैक्स विजर्ड और केबल टीवी का असली किंग। दूसरे सीईओज रेवेन्यू की बात करते थे, मलोन टैक्स सेविंग्स से एम्पायर खड़ा कर रहे थे। जॉन मलोन का नाम सुनते ही वॉल स्ट्रीट के दिग्गज भी चौकस हो जाते थे। वो सिर्फ एक सीईओ नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो नंबर क्रंचिंग और टैक्स स्ट्रक्चर को ऐसे खेलते थे जैसे एक शतरंज का उस्ताद अपने प्यादों को। मलोन ने 1970 में टीसीआई, टेलीकम्युनिकेशंस इंकमोस की कमान संभाली, जो उस वक्त एक कर्ज में डूबी, संघर्ष करती हुई केबल टीवी कंपनी थी। एक कमजोर कंपनी से मोनोपोली तक का सफर जब मलोन आए, तब टीसीआई भारी कर्ज में थी, रेवेन्यू ग्रोथ ठहर गई थी, एसेट्स बिखरे हुए थे। लेकिन मलोन ने धीरे धीरे एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन बनाया जो लो टैक्सेस, हाई कैश फ्लो और मैसिव एक्सपेंशन पर आधारित था। मलोन की टैक्स स्ट्रैटेजी, द लीगल जीनियस। मलोन का गोल था, ज्यादा कैश बचाओ, कम टैक्स दो और उससे फिर कंपनी को बड़ा बनाओ। उनके 3 हथियार। नंबर 1, डिप्रिशिएशन और एमोर्टाइजेशन को मास्टरफुली एक्सप्लॉइट करना। इन अकाउंटिंग टूल्स से टैक्सेबल इनकम को कम किया। नंबर 2, लेवरेज, डेट को स्मार्ट तरीके से यूज करना। कर्ज लेकर एक्सपेंशन किया और फिर उस इंटरेस्ट को टैक्स डिडक्टिबल बनाया। नंबर 3, कैश फ्लो पर फोकस, न कि नेट प्रॉफिट पर। मलोन ने इन्वेस्टर्स को सिखाया, कैश इज किंग, प्रॉफिट दिखता है पर कैश काम आता है। मलोन की अनकन्वेंशनल लीडरशिप स्टाइल। उन्होंने कंपनी को डिसेंट्रलाइज्ड रखा, हर रीजन को फ्रीडम दी, लेकिन कैपिटल एलोकेशन पर टाइट कंट्रोल रखा। नए सिस्टम्स में टेक को एग्रेसिवली अडॉप्ट किया। मलोन खुद को बारबेरियन एट द गेट की तरह नहीं, बल्कि मैथमेटिशियन इन द गेम की तरह मानते थे। टीसीआई का मैसिव ग्रोथ 1972 में मलोन ने कंपनी की बागडोर संभाली। अगले 20 सालों में कंपनी का मार्केट वैल्यू 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। टीसीआई अमेरिका की सबसे बड़ी केबल टीवी कंपनी बन गई। मलोन की सोच थी, बड़ा बनने के लिए शोर मचाना जरूरी नहीं, सिस्टम समझना जरूरी है। बफेट और वॉल स्ट्रीट की राय। वॉरेन बफेट ने मलोन की ब्रिलियंस की तारीफ करते हुए कहा, मलोन अंडरस्टैंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर्स बेटर देन एनीवन एल्स। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स मलोन की डील्स को समझने के लिए चार्ट्स, एडवाइजर्स और कैलकुलेटर्स की फौज लगाते थे, लेकिन मलोन सब कुछ अपने दिमाग में ही कर लेते थे। इस अध्याय से 3 बड़ी सीख। नंबर 1, बिजनेस चलाना एक गेम है, और अगर आप उसके नियमों को समझते हैं तो आप उसे अपनी शर्तों पर खेल सकते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट कम दिखे तो घबराइए मत, असली ताकत है कैश फ्लो और एसेट कंट्रोल में। नंबर 3,
टैक्स सिस्टम से बचने की नहीं, उसे लीगली मास्टर करने की जरूरत होती है। जब मलोन टैक्स लॉज से खेलकर केबल की दुनिया में छा गए, तब एक महिला सीईओ ने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में साहस और नेतृत्व की एक नई परिभाषा लिख दी। अगले चैप्टर में जानिए कैथरीन ग्रेहम की इंस्पायरिंग कहानी, जो डर से उभर कर बनी वॉशिंगटन पोस्ट की शेरनी। चैप्टर 5, कैथरीन ग्रेहम, डर से ताकत तक का सफर। जिसने कभी खुद पर यकीन करना सीखा नहीं था, उसने एक दिन लाखों को सच बोलना सिखा दिया। कैथरीन ग्रेहम की कहानी सिर्फ एक सीईओ बनने की नहीं है, यह कहानी है एक घरेलू महिला से अमेरिका की सबसे प्रभावशाली मीडिया लीडर बनने की। उनकी कंपनी थी द वॉशिंगटन पोस्ट, जिसकी पहचान थी पत्रकारिता की सच्चाई और निडरता। शुरुआत एक अनचाहा उत्तराधिकारी कैथरीन को सीईओ की कुर्सी मजबूरी में मिली। उनके पति फिल ग्रेहम की आत्महत्या के बाद 1963 में वो कंपनी की जिम्मेदारी संभालने को मजबूर हुईं। उस वक्त वो खुद को अयोग्य मानती थीं, बोर्ड में कोई भरोसा नहीं करता था और मीडिया जगत में महिला सीईओ की कल्पना भी नहीं की जाती थी। लेकिन उन्होंने एक बात ठान ली, मैं सीखूंगी और एक दिन खुद को साबित करूंगी। लीडरशिप सीखते हुए बनी। लीडर कैथरीन ने कुछ महीनों में ही अपने भीतर के डर को समझा, स्वीकार किया और फिर उस पर जीत पाई। उनके नेतृत्व में द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला, वाटरगेट स्कैंडल की स्टोरी छापना, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति तक पर सवाल खड़े हो गए। यह स्टोरी आज भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की मिसाल मानी जाती है। कैपिटल एलोकेशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजी। कैथरीन ग्रेहम सिर्फ पत्रकारिता की नायिका नहीं थीं, बल्कि एक समझदार बिजनेस लीडर भी थीं। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। उन्होंने अखबार के अलावा मैगजीन, टीवी और दूसरे मीडिया सेक्टर्स में निवेश किया। नंबर 2, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस। घाटे वाले डिवीजन को बंद किया और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया। नंबर 3, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। उन्होंने आउटसाइड प्रोफेशनल्स को हायर किया और मीडिया एथिक्स से कोई समझौता नहीं किया। एक महिला सीईओ जिसने इतिहास रचा, ग्रेहम ने न सिर्फ द वॉशिंगटन पोस्ट को सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि पूरे अमेरिका को दिखाया कि नेतृत्व लिंग से नहीं, सोच से तय होता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, कैथरीन ग्रेहम वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर्स आई हैव एवर नोन। इस अध्याय से 3 जरूरी सीख। नंबर 1, डर लगना गलत नहीं, लेकिन डर को जिंदगी की स्टीयरिंग पर मत बैठाओ। नंबर 2, कभी कभी लीडरशिप में गिरते पड़ते ही मजबूत बना जाता है। नंबर 3, आपका जेंडर, बैकग्राउंड या शुरुआत मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपकी ग्रोथ की भूख और सीखने की लगन। इस किताब से मिलने वाली जीवन की दिशा, द आउटसाइडर्स की हर कहानी हमें एक बात सिखाती है, सफलता सिर्फ वो नहीं जो दिखती है, असली सफलता वो है जो सोच में होती है। ये 8 सीईओज ना कैमरे में दिखे, ना अखबारों की हेडलाइन बने, लेकिन इन्होंने अपने फैसलों से, सोच से, कैपिटल एलोकेशन से अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया। अगर आप भी अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ मैनेजर, पैसा सिर्फ कमाना नहीं, समझदारी से खर्च करना चाहते हैं, तो यह किताब आपको रियल वर्ल्ड एमबीए की तरह काम देगी। कुछ प्रेरणादायक सुझाव जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, सोच समझकर फैसले लें, भीड़ के पीछे नहीं, लॉजिक के पीछे चलें। नंबर 2, गलतियां होने से डरो मत, उनसे सीखो और खुद को रिफाइन करो। नंबर 3, पैसे को सिर्फ कमाने से ज्यादा सही जगह लगाने पर ध्यान दें। नंबर 4, सीखना कभी बंद मत करो, हर ग्रेट लीडर आज भी लर्नर होता है। नंबर 5, अपने आप पर भरोसा रखो, चाहे सब तुम्हें कमजोर समझें। अगर आपको लगता है कि आपके पास एमबीए नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है या सपोर्ट नहीं है, तो यकीन मानिए, इन 8 आउटसाइडर्स ने भी वो सबके बिना ही इतिहास रचा। आप भी अपने क्षेत्र के आउटसाइडर बन सकते हैं, जो भीड़ से अलग लेकिन अपनी शर्तों पर चलता है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं भी एक आउटसाइडर बनूंगा, और हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो भी आपके सक्सेस की तैयारी में हिस्सा बन सके।
नमस्कार।